नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अयोध्या की दूसरी लड़ाई यानी मिल्कीपुर के चुनाव की तारीख आ गई है। क्या अखिलेश यादव चुनाव से पहले बहाना बना रहे? सवाल यह भी कि मंदिर कुएं तीर्थ पर छुपी क्या तुष्टीकरण के लिए सिर्फ गोलीबाज और पत्थरबाजों पर हल्ला मचाया जा रहा? सवाल यह भी कि क्या अखिलेश यादव को सीएम योगी से इतनी नफरत है कि वो कुंभ के बहाने तंज कस रहे और उन्हें वापस मठ में भेजने की बात कर रहे हैं। एक तरफ आज मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। 5 फरवरी को चुनाव होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस बीच अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संभल मुद्दे पर योगी सरकार को जमकर घेरा। इशारों में चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए। सवाल है कि अखिलेश ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभल की बातचीत की, सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन पत्थरबाजों गोलीबाजों पर चुप रहे। अब सवाल है कि संभल मुद्दे को इसलिए सुलझाना चाहते हैं ताकि तुष्टीकरण की सियासत हो सके। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा मामले में पत्थरबाजों पर पुलिस का एक्शन जारी है। संभल से लेकर दिल्ली तक आए दिन पत्थरबाजों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। पुलिस अफसरों पर गोली चलाने वाले आरोपी हो या फिर छत से पत्थर बरसाने वाली महिला, पुलिस चुन चुन कर सबको पकड़ रही। अभी तक पुलिस ने 54 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पत्थरबाजों पर ताबड़तोड़ एक्शन अखिलेश यादव से देखा नहीं जा रहा। वोट बैंक की राजनीति के लिए अखिलेश संभल के मुद्दे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। संभल में 24 नवंबर की हिंसा का मामला हो या फिर सत्यव्रत थाना बनाने की बात हो, अखिलेश यूपी की सरकार पर हमलावर है। आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संभल में हुई हिंसा के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया और बीजेपी को दरारवादी पार्टी तक कह दिया। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिन निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है। ये कहां की सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है। ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं, उसी से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है। अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी सरकार पर हमला बोला और मस्जिद के सामने बन रही पुलिस थाने वाली जगह को एएसआई का बताकर सवाल खड़े कर दिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से एक तरह का दंगा कराकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफी खाई पैदा करने की कोशिश की है और यह सरकार सांप्रदायिक तनाव पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। शाही मस्जिद एएसआई के अंदर आती है, उसके सामने बिना एएसआई के परमिशन के ये चौकी बनाने लगे। वहां इस पर भी विरोध प्रकट किया गया कि आपने चौकी क्यों कैसे बना रहे हैं। वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये शाही मस्जिद के अंतर्गत आता है या एएसआई के अंतर्गत आता है। जबरदस्ती वो चौकी बना रहे थे। मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी पर सवाल उठाने वालों को आज करारा जवाब मिल गया। दरअसल जिस अब्दुल समद नामक शख्स ने जामा मस्जिद के सामने बन रही जमीन को वक्फ का बताया था, उसके परिवार वालों ने आज एसपी दफ्तर पहुंचकर शपथ पत्र दिया और थाने वाली जमीन को सरकारी जमीन बताया और यह तक कह दिया थाना बनने से उन्हें कोई परेशानी नहीं। मामला ये था कि सर हमारी जमीन नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग जो थे देख रेख करते थे उसकी। अब हमें पता चला तो सर वो सरकारी जमीन है, हमें कोई एतराज नहीं है।
बहुत अच्छा बात है, चौकी बनी और बड़ी खुशी की बात है। तो ये कौन किस जमीन की बात कर रहे हैं जिस पर जामा मस्जिद के जो सामने है। जी जी तो सर। जामा मस्जिद के जो जमीन है वो आप लोग का था? नहीं हमारा नहीं सर, वो तो हमारे बुजुर्ग जो थे उसकी देख रेख करते थे, हमें क्या पता। अच्छा, अब जब पता चला हमें कि हमारी नहीं है तो सर जाहिर सी बात है। तो आपने आपत्ति हटा दी है कि हमारी हाँ नहीं हमारी नहीं है सर। आपकी नहीं है? जी सर। जो वक्फ की जमीन का दावा ठोकरा, उस परिवार को थाने से दिक्कत नहीं, संभल के स्थानीय लोगों को मस्जिद के सामने थाने से दिक्कत नहीं, तो फिर अखिलेश और ओवैसी जैसे लोगों को थाने से क्यों दिक्कत है? क्या अब्दुल समद के परिवार के बयान के बाद अब ओवैसी के वक्फ वाले दावे की हवा निकल गई? लेकिन बात सिर्फ संभल की नहीं, संभल का मसला हो या फिर कुंभ का, तुष्टीकरण की सियासत के लिए जनता को भड़काने और भ्रम फैलाने का काम चल रहा। अखिलेश यादव को तो योगी आदित्यनाथ से इतनी नफरत हो गई है कि वो कुंभ में आने वाले साधु संतों से कह रहे वो कुंभ में जाएं तो अपने साथी को भी लेकर जाएं। अब बहुत बड़े पैमाने पे संत महात्मा गुरु ऋषि मुनि बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में। बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे, न वो काम जिसके लिए वो थे और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से लेते जाएं। संभल के मुद्दे पर अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने पलटवार किया। अखिलेश जी संभल के सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। संभल की खुदाई से जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण ने अखिलेश जी को इतना अंधा कर दिया है कि वो संभल की डेमोग्राफी के चेंज को भी आज महसूस नहीं करना चाहते। संभल में संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका के आदेश को पत्थरों से कैसे चुनौती दी गई उसको लेकर के एक बार अखिलेश जी के मुंह से बोल नहीं फूटे। वो उन पत्थरबाजों के, अराजक तत्वों के समर्थन में खड़े हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास अब सफल होने वाला नहीं है। ये मजहबी गोलबंदी की राजनीति अब सफल होने वाली नहीं है। अब सवाल है, क्या मिल्कीपुर में 5 फरवरी को चुनाव होना है, इसीलिए अखिलेश यादव संभल के मामले को सुलगाए रखना चाहते हैं? क्या अखिलेश को मिल्कीपुर हार का इतना डर सता रहा कि चुनाव से पहले ही तंज कसते हुए अखिलेश चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं? मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे में सवाल है, क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए अखिलेश संभल मुद्दे को तूल दे रहे हैं? क्या खास वोट बैंक छिटकने का अखिलेश को डर सता रहा? सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश ने मिल्कीपुर में चुनाव से पहले ही क्या हार का बहाना ढूंढ लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। दानिश कुरैशी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। फराज किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत फराज भाई आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि हिंदुओं की बात करना, मंदिर की बात करना, मूर्ति की बात करना, कुएं की बात कर लेना, इससे हिंदू मुस्लिम में दरार कैसे आती है, जरा वो समझाइए। और अगर नहीं आती है तो क्या यह सिर्फ मिल्कीपुर के लिए किया जा रहा? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो अभी आपने जो पंचलाइन चलाई, उस पंचलाइन में आपने बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हैं वो हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन भी करा दिया, रिजल्ट भी आ गए और हमारी हार भी हो गई। राकेश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि जनता के सामने कुछ ऐसी टैगलाइन चलाइए जिससे लगे कि आप निष्पक्ष हैं।
ऐसे तो जो आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं वो तो सीधा सीधा यही मैसेज ले रहे हैं कि राकेश पांडे जी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी हार जाए। ठीक, हार का बहाना हम बिल्कुल नहीं ढूंढ रहे हैं, नहीं ठीक है। क्योंकि भगवान अब राम माफी ने के साथ फराज भाई आपने एलिगेशन लगाया सर, इसका जवाब सुन लीजिए, उसका दोगुना समय मैं आपको दे दूंगा। एक तो टैगलाइन नहीं थी, नंबर एक बात, वो सवाल था, बहाना को भी कोट अनकोट किया हुआ था, भाषा कोट अनकोट, इन सब का मतलब शायद आप बेहतर समझते होंगे, पता नहीं आप समझना चाहते नहीं समझना चाहते, नंबर एक बात। दूसरी बात, सवाल क्यों है? चुनाव होना है, मैं तो आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं, आप जीते, बीजेपी को भी शुभकामनाएं, वो भी जीते, कोई भी जीते, जनता जिसको पसंद करती है वो जीत जाए, हमें उससे क्या लेने देना। लेकिन सवाल इसलिए पूछा गया फराज किदवई, क्योंकि करीब 1 मिनट या 40 सेकंड की बाइट जो हमने चलाई, उसमें 4 से 5 बार अखिलेश यादव कह रहे हैं फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन। चुनाव हुआ नहीं, चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई नहीं, अभी तारीख का ऐलान हुआ है, आपने पहले से अपने मन में बना लिया कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने वाला है। नहीं, हमने बिल्कुल मन में नहीं बनाया है। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब चंडीगढ़ में इलेक्शन हुए थे कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। पूरे आपके चैनल पर और पूरे देश ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का अपहरण किया था चंडीगढ़ में, किस तरह से कुंदरकी में इन्होंने गड्ढे खोद दिए मोहल्लों में जहां पर हमारे वोट थे कि हमारे वोटर जा ना पाए। ठीक, तो ये कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी ऐसी असंवैधानिक तरीके हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करती है इलेक्शन को प्रभावित ठीक, करने तो के लिए। यूपी में फराज भाई आपने बीजेपी को पीछे कर दिया, केंद्र में 24 में आपने बहुमत से रोक दिया, और मैं कह रहा हूं कि सपा ने रोका, क्योंकि सपा अगर नहीं यूपी में पिछाड़ती बीजेपी को तो नहीं हाल होता। तो भाई वो बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हो गया। हाँ, अगर फ्री एंड फेयर होता तो इनकी 240 ना होती, अरे इनकी हम गजब। उत्तर प्रदेश में ही 220 मतलब आप पर लाकर 37 इनको खड़ा कर जीते देते। फ्री एंड फेयर से, वो 300 नहीं पहुंच पाए, 240 पा गए पक्षपात वाले चुनाव फ्री एंड से। फेयर होते तो कम से कम 25 सीटें और कम होती इनकी, क्योंकि इनको अंदाजा नहीं था कि जनता जो है वो कितनी ज्यादा इनसे नाराज है आज की तारीख में। अच्छा। आप ये बताइए, आप बार बार कह रहे हैं राकेश जी कि हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। अरे हम कहां हार का बहाना ढूंढ रहे हैं? अपना दल के आशीष पटेल किसके सहयोगी? हमारे सहयोगी। क्या कह रहे हैं अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल जी? सीधे सीधे बगावत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अपनी सरकार के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर गोली मारनी हो एसटीएफ को तो सीधे हमारे सीने पर गोली मारो। एसटीएफ किसका डिपार्टमेंट है, किसके महकमे में आता है? संजय निषाद क्या बोल रहे हैं? आप कल ही एक प्रतिष्ठित चैनल में उनका इंटरव्यू चल रहा था, मैं सुन रहा था, वो खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि जो 47 सीट हम हार गए वो साफ साफ इसलिए हार गए कि पीडीए समाज एकजुट हो गया है। और अगर संजय निषाद ये बोल रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और इसलिए हारने जा रही है कि पीडीए समाज एकजुट हो गया है, तो मेरे हिसाब से आप जिस गठबंधन में, उस गठबंधन के अलग अलग नेता क्या कह रहे हैं, अगर मैं उस पर जाऊंगा तो ये डिबेट कहीं और डिरेल हो जाएगी। लेकिन खैर, सिद्धार्थ यादव एक इनका रिप्लाई करिए, क्योंकि आज मिल्कीपुर चुनाव की तारीख का ऐलान भी आ गया है, फिर उसके बाद में संभल का पर दांव कैसे खेला जा रहा है उस पर भी बात। इनको अभी से शंका है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। ये तो कमाल बात है। मैं तो राकेश जी धन्यवाद करता हूं इनका कि लोकसभा का सर्टिफिकेट तो दिया इन्होंने कि लोकसभा में फ्री एंड फेयर था, तभी ये लोग 37 सीट जीत करके आए। ये जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मजाक बनाने की आदत विपक्ष को हो चुकी, और खासकर समाजवादी पार्टी को हो चुकी है कि जब ये लोग जीतते हैं तब चुनाव बहुत अच्छे होते हैं, और जब ये नहीं जीतते हैं तब चुनाव खराब होते हैं। आपने सारे सुनिए आपके बीच फराज भाई आपको सुन रहे थे सिद्धार्थ यादव, उनको सुन लीजिए सर। ओपनिंग रिप्लाई में प्लीज, ओपनिंग रिप्लाई में अगर कोई काउंटर आता है तो एक लाइन बोल के चुप भी हो जाया करिए। एक बार सुन लीजिए उनको, बोलिए सिद्धार्थ भाई। अब इसमें देखिए बहुत अधिक इसलिए भी नहीं कहा जाना चाहिए रमेश जी, क्योंकि मुझे लगता है राकेश जी, जब देश की उच्चतम न्यायालय, जब देश का सुप्रीम कोर्ट आकर के कह दे इन पार्टियों को, जब ये कोर्ट में जाके खड़े हों कि जब आप जीतते हैं तब ईवीएम अच्छी है, चुनाव फेयर है, जब आप हारते हैं तो ईवीएम भी खराब है, चुनाव भी अनफेयर है, इससे अधिक मुझे लगता नहीं कि कुछ कहा जाना चाहिए। जहां जहां ये चुनाव जीते वहां सब कुछ फेयर था, जहां जहां ये चुनाव हारते हैं वहां ये ठीकरा कहीं फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी अपनी इनकॉम्पिटेंसी है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो इस बार कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने धोखा देने का काम किया था, कुछ बरगलाने का काम किया था, एक झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा करने का काम किया था, वो सारा ध्वस्त हो गया उपचुनाव के अंदर। क्योंकि उपचुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर का रास्ता इनको दिखाया, इनको बताया कि आपको कितने में सीमित रहना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नफरत करते हैं। और आज की डिबेट का आपने टॉपिक, अभी संबल और कई चीजों पर चर्चा होनी है,
पर मैं कहता हूं जिस प्रकार के बयान अखिलेश यादव की तरफ से आ रहे हैं राकेश जी, उनको सनातन से नफरत वाला ही माना जाए। नहीं ठीक है, अब फराज भाई मैं अपने मूल सवाल पर लौटता हूं। मेरे सवाल के पहले सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। हिंदू मंदिर की बात करना, कल की मंदिर की बात करना, कुएं में मूर्तियां मिली इसकी बातचीत कर लेना, ये इससे हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा होती है क्या? नंबर एक बात। नंबर दो बात है, आपको 1.5 महीना हो गया, पत्थरबाज गोलीबाज दिख गए, पुलिस पर गोली चलाने वाले 2 पकड़े गए वो नहीं दिखे, हिंदू वहां पर मरे वो नहीं दिखे, उस पर आप बोल ही नहीं पाते। राकेश जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूं और सिद्धार्थ जी की बात का भी जवाब दे रहा हूं। सिद्धार्थ जी ने अभी क्या कहा कि हमने धोखा दिया, आरक्षण का मुद्दा उठाया। अरे साहब, तो फिर संजय निषाद जी ने कल क्या बोला था कि ये निषाद समाज की नाव में छेद कर रहे हैं, उन्होंने छेदा वर्ड बोला था। और इन्होंने बोला था, संजय निषाद जी का कल का आप इंटरव्यू उठाइएगा, संजय निषाद जी ये खुलेआम बोल रहे हैं, एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के आरक्षण को खा रही है। ठीक है सर, अनुप्रिया पटेल जी जो बोल रही हैं, ठीक है, आरक्षण पर चर्चा करूंगा फराज भाई, उस पर भी बातचीत कर लूंगा। आप उस पर भी बोलिएगा। आपने बोल भी लिया, आप मेरे सवाल पर आइए सर। हम बिल्कुल आपके सवाल पर आ रहे हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं आप मंदिर खोजिए और जो भी उत्तर प्रदेश में हो, खुदाई प्रदेश में हो रहा है, आप सर्वे करवाइए, खुदाई करवाइए, सब कुछ करवाइए, लेकिन उसके साथ साथ आप उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पर कब ध्यान देंगे? जब बैंक लॉकर्स और बैंकों में खुलेआम डकैती पड़ेगी। तो भाई पत्थरबाजों पर एक्शन हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर ही तो मेंटेन करने का काम हो रहा, लेकिन फिर आपको दिक्कत हो जा रही है। बात तो सुनिए, गोलीबाज पकड़े जा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जा रही है। अरे राकेश जी, प्रॉब्लम यही है ना कि जब भारतीय जनता पार्टी को मैं कटघरे में खड़ा करने रहता नहीं, आप खड़ा करिए ना कटघरा। सबसे ज्यादा मैं आपको समय दे रहा हूं, मत दीजिए। आपसे डिबेट की शुरुआत की, दोबारा मैं आपके पास हूं। राकेश जी, आप प्लीज बीजेपी को कवर फायर ना दीजिए। मैं कोई चलिए मैं कोई कवर फायर नहीं देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि खूब मंदिर ढूंढिए, मैं ये बोल रहा हूं कि खूब सर्वे करवाइए। आप मोहन भागवत की भी बात मत मानिए, आप आरएसएस की भी बात मत मानिए, आप सबको ठेंगा दिखाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश के ये तंज कस के नहीं। आप कह रहे हैं ना आपको समय नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं ना, हाँ ठीक है फराज भाई, आप कह रहे हैं ना आपको समय नहीं मिल रहा है, तो मैं ये देखिए अपने टैब पर सुनिए ना फराज भाई, आप कह रहे हैं ना आपको समय नहीं मिल रहा है, आप हिंदुओं के बड़े हितैषी हैं, आप हिंदुओं के बड़े हितैषी हैं सर। देखिए मैं टाइमर ऑन कर दे रहा हूं, आपको जितनी देर मनाए बोलिएगा, लेकिन बोलना क्या है? संभल में हिंदुओं पर अत्याचार, महाकुंभ में जो पॉलिटिक्स आप लोगों ने शुरू की है, कुएं मिले, इतने सालों से वहां पर हिंदू दबाकर रखे गए, मंदिर दबाकर रखे गए, इन सब चीजों पर बोलिए सर। गोलीबाज जो पकड़े गए बोलिए, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द बोलिएगा। मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। 30 मिनट कहेंगे, 30 मिनट आपका भाषण सुना दूंगा। बोलिए क्या भारतीय, अरे सुनिए सर, हम ये 200 हम दिखा देंगे। सुनिए, ये मैं 200 दिखा नहीं रहा हूं, ये टाइमर ऑन किया हूं। बोलिए हिंदुओं पर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7.5 साल से उत्तर प्रदेश में मंदिर पर बोलिए, मंदिर पर, मूर्ति पर जो संभल में मिली केंद्र में है, तो क्या ये घंटा बजा रहे हैं? नहीं, मंदिर मूर्तियों पर बोलिए सर। मैं क्या मंदिर पर बोलूं? मैं तो बोल रहा हूं आप ढूंढिए मंदिर, जहां आपका नहीं मिलिए ना। भागवत जी के अरे संभल में जो मंदिर मिले क्यों दबे हुए थे? 1947 से अब तक 209 हिंदू मारे गए। 1978 के दंगे में हिंदू मारे गए। बोलिए ना सर। पुलिस पर गोली चलाने वाले 2 लोग पकड़े गए। बोलिए ना। मैं किसी के पास कोई सवाल नहीं करूंगा। आप जितनी देर बोलेंगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये टाइमर मैंने ऑन करके रखा हुआ है। राकेश जी, जितनी देर मैं बोल रहा था उतनी देर में आप बोल रहे हैं, इसलिए कि सर आप सवाल पर नहीं बोल रहे थे। बताइए तो क्या सवाल, चलिए बोलिए। हिंदुओं पर जो संभल में अत्याचार हुआ उस पर बोलिए। पुलिस पर गोली चलाने वाले 2 लोग पकड़े गए, उस पर बोलिए। वक्फ का आप लोगों का दावा हवाई हो गया, उस पर बोलिए। अरे सुनिए सर राकेश जी सुनिए, तो क्यों इतना आप परेशान हुए जा रहे हैं भाई? ये मैं परेशान हो रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अत्याचार जो है वो चाहे हिंदू भाइयों पर हो, अरे चाहे मुसलमान भाइयों पर हो, सुनिए, और चाहे ये दलित भाइयों पर हो। ये सोशल मिनिस्ट्री एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। सिद्धार्थ भाई 1.5 मिनट चल गया मेरा टाइमर। आपकी हिम्मत है सिद्धार्थ भाई 1.5 मिनट चल गया टाइमर। हिंदू पर नहीं बोल पाएंगे, दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा मुस्लिम पर बोलेंगे, क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव दिख रहा है। बोल रही है दलितों के ऊपर जब अत्याचार होते हैं तो आप सर दलित भी हिंदू हैं, भारतीय जनता दलित भी हिंदू हैं। हिंदू से अलग मत करिए। सिद्धार्थ यादव बोलिए, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। वही प्रवक्ता को देखिए,
अब देखिए राकेश जी, मैं दो बातें बहुत महत्वपूर्ण उठाना चाहता हूं आपके शो पर। ये हिंदुओं पर तो क्या बोल लेंगे, ये क्या बोल लेंगे हिंदू अत्याचार पर, इनके नेता नहीं बोल पा रहे। ये एक वर्ग विशेष के वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हीं से पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उन्हीं को खुश करना चाहते हैं, उन्हीं की राजनीति करते हैं, उनको तो छोड़ दीजिए। पर दो बात इन्होंने बड़ी गलत कही, मैं वो आपके सामने कहता हूं। पहली बात तो इन्होंने आपके सामने कहा कि हिंदू, मुसलमान और दलित हिंदू है। आप जो टीवी पे बैठ करके, नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं, बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, और उस बंटवारे पर आप उनको बांट कर, अलग करके, जो आप सत्ता के लालच देख रहे हैं, सत्ता का स्वप्न देख रहे हैं, उसको देखना बंद कर दीजिए। बिल्कुल नहीं चलेगा फराज जी, आपकी एक कहानी बिल्कुल नहीं चलेगी। रही दूसरी बात, अब सुनने की हिम्मत रखिए, रही दूसरी बात, आपने कहा खूब करिए, खूब ढूंढिए, खूब मंदिरों में जाइए, सब कुछ करिए। बिल्कुल जाएंगे, खूब मंदिरों में जाएंगे, खूब सब कुछ ढूंढा जाएगा, क्योंकि इस देश के अंदर कानून का राज है, संविधान का राज है, इस देश के अंदर अदालतें हैं। अदालतें अगर ऑर्डर करेंगी तो देश का नागरिक जाएगा, क्योंकि उसको ये अधिकार है, हक मिला हुआ है। अब आप लोग चाहे हक छीन ले तो कैसे बात बनेगी? मैं राकेश जी, ऐसे कैसे डिबेट हो सकती है? ये लगातार बोलते रहेंगे, अपनी बारी में भी बोले, औरों की बारी में बोले। फराज भाई, मैं दूसरों के बीच में एकदम चुप रहे, मैं इसका हिमायती नहीं हूं, लेकिन सर कोई काउंटर दो लाइन बोलकर चुप हो जाया करिए, जिसकी बारी है उसको ज्यादा बोलने दीजिए। आपको लग रहा है मुझे इंटरवेंशन करना चाहिए, एक लाइन बोलकर चुप हो जाया करिए। सर सिद्धार्थ यादव, अपनी बात जल्दी पूरी करिए। देखिए राकेश जी, मेरा बस आग्रह है फराज जी से, मैं पूरी बात उनकी सुन रहा था, पर इनकी पार्टी केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण पे चलती है। और आपके शो पर एक बड़ा फैक्ट बता देता हूं मैं, जब इससे पहले कुंभ हुआ था प्रयागराज के अंदर, क्या किया था? आजम खान को मंत्री बनाया गया था, उस कुंभ का पालक बनाया गया था, 53 लोग वहां मारे गए, पुल ढह गए, वहां पे भगदड़ मच गई, और इनकी सरकार तालियां बजाने का काम कर रही थी, जो तुष्टीकरण के लिए हमारे त्योहारों के साथ, हमारे कुंभ के साथ। और अभी क्या बोला फराज किदवई ने आपके शो पे बैठ करके? ये कह रहे घंटा बजा रहे थे क्या? या आप किसी और के लिए कह सकते हैं? चादर बिछा रहे थे क्या? मोमबत्ती जला रहे थे क्या? आप लोगों ने हिंदू आस्थाओं को बहुत सस्ते में लिया हुआ है, आप लोगों ने हिंदुओं को बहुत हल्के में लिया हुआ है। आपको लगता है कि आएंगे, गाली देंगे और चले जाएंगे, बात बन जाएगी। ऐसे नहीं चलता देश, ये सेक्युलरिज्म नहीं है। देश का अगर संवैधानिक अधिकार हिंदुओं को है तो वो हिंदुओं के संवैधानिक अधिकार का सम्मान आपको करना पड़ेगा। ठीक है, राजनीति के लिए तुष्टीकरण बंद करिए। ठीक है, जिन लोगों ने कुंभ के साथ जो किया, आज उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ठीक है, दानिश कुरैशी रुक जाइए, बाकी के 3 मेहमान वेट कर रहे हैं, रुक जाइए फराज भाई, फिर आऊंगा दोबारा लौटकर। रुक जाइए सर, शुरुआती 10-12 मिनट मैंने आप लोगों को दिया है। अब दानिश कुरैशी, सिर्फ संभल में सिर्फ एक समुदाय की बात करना ये ठीक है? और आपको लगता है कि ये ठीक है, या फिर ये मिल्कीपुर चुनाव के लिए संदेश है समाजवादी पार्टी का कि हम देखो किस वोट बैंक के झंडा बरदार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूं कि जहां तक समाजवादी पार्टी का मामला है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो ऑलरेडी बैठे हैं, तो वो अपनी बात वो खुद रखें, वो ज्यादा बेहतर है। दूसरे नंबर पे बात जहां तक है मुसलमानों की या संभल की या किसी पे भी जुल्म और ज्यादती की, तो मैं आपको एक बात कहूं, दरअसल दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की कि वो ये बात लेके आ जाती है कि भाई मुसलमानों के लिए होकर आप बोल रहे हैं। अरे जब जिस किसी पे भी जुल्म होगा, दलितों पे जुल्म होगा तो उस पर भी बोला जाएगा, आदिवासियों पे जुल्म होगा तो उस पर भी बोला जाएगा, लेकिन अगर संभल में मुसलमान है तो उन पे बोलना लाजमी बनता है ना। संभल में हिंदुओं पर जुल्म पर आपने कब बोल दिया? सरी, संभल में हिंदुओं पर जो जुल्म हुआ उस पर आपने कब बोल दिया? संभल में क्या जुल्म हुआ? क्यों नहीं हुआ? 1978 में जो हिंदू मारे गए, 1947 से अभी तक 209 हिंदू मारे गए, बोला क्या आपने कभी? ये मंदिर वहां पर अभी बंद क्यों पड़े हुए थे? क्यों एक इलाका हिंदुओं को छोड़कर भागना पड़ा? आपने बोला क्या कभी? कुएं में मूर्तियां किसने फेंक दी थी, इस पर आपने बोला क्या कभी? और सुनिए दानिश भाई, एक और फैक्ट रख देता हूं, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा सबका। आपने बोला किस पर? आपने बोला चौकी की जमीन पर, आपने बोला पुलिस चौकी वाली जमीन पर, और आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के सर्वे सर्वा ने कहा कि ये वक्फ की जमीन पर चौकी बन रही है भाई, और जिसके हवाले से दावा किया वो दे दिया हलफनामा, और क्या बोला? ये सरकारी जमीन है, वक्फ की नहीं है। अच्छा, वो कह रहा है। सुनिए, मैं आपको बताऊं, सुनिए, देखिए अब जवाब सुन लीजिए। हाँ। जिनकी आप बात कह रहे हैं बैरिस्टर साहब की, उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा वक्फ की जमीन है, एएसआई की वो है स्ट्रक्चर। तो आप मुझे ये बता दीजिए, चलिए आप जिनका हलफनामा लेके आ रहे हैं, हमको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था किस तरीके की है। अगर आप भी वहां जाएंगे और हलफनामा देना पड़ जाए तो कोई नई बात नहीं है उसमें तो खैर, लेकिन आप इस पे आ जाइए कि एएसआई का कानून भी नहीं मानेंगे।
My नहीं, God, एएसआई no. का कानून भी नहीं मानेंगे, कह दीजिए कि एएसआई का कानून भी नहीं है। वो अरे दिखाने मेरे क्या दिया भाई, आपने? आप सुनिए। दानिश भाई, अच्छा चलिए, अब सैयद जवाद जी। एक साथ आऊंगा, आप सुजाता जवाब दीजिएगा। सैयद जवाद, आप एएसआई की बात कर लें या वक्फ वाला दवा तो वैसे भी हवा हवाई हो गया, आप तो हलफनामा आ गया। नहीं नहीं ठीक है, एएसआई अगर 100 मीटर का भी आप जो हवाला दे रहे हैं ना, तो सैयद जवाद पता नहीं आप संभल गए हैं कि नहीं गए हैं, हो सकता है गए भी होंगे। मैं तो होकर आया बीते दिनों, वो जहां पर चौकी बन रही है उससे आधे से भी कम दूरी पर ठीक सामने तो घर है, तो 100 मीटर के हिसाब से तो पहले तो वो घर ही हटाना पड़ेगा कि हटाओ भाई, ये सब भी नहीं चलेगा। जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल सही बात है कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद होना चाहिए। चौकी बन रही है, पुलिस के लिए बन रही है, लोगों की सुरक्षा के लिए बन रही है, तो उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पुलिसिंग होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग पे तो सवाल खुद ही सरकार के लोग खड़े करते हैं। ये कैसी पुलिस है जो किसी दलित बच्ची को रात में आती है और जला देती है और मुस्कुराती हुई बाहर निकलती? ये कैसी पुलिस है जो अपने ही साथियों को अपहरण कर लेती है और फिरौती मांगती है? ये कैसी उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो ठा 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 मुंह से गोली चला करके जो है अपराधियों को गिरा देती है? ये कैसी पुलिस है जो लोगों से जो है वसूली करती है, पैसे लेती है, रिश्वत खाती है और कैमरे पे आकर के लोग बड़े बड़े पकड़े जाते हैं? ये कैसी पुलिस है जब उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्ची का बलात्कार होता है तो पुलिस के बड़े अधिकारी आके कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं, उसके बाद जांच में निकलता कि बलात्कार। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की भी जरूरत है। चौकी बन रही है, अच्छा चौकी बनने के ऊपर भी ले लीजिए, जिस वक्त संभल के अंदर दंगा हुआ तो ये सबसे बड़ा, ये तो आप मानेंगे कि सरकार का, शासन का और प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर है। सरकार फेल रही, नाकामयाब साबित हुई। एक बार बोल दीजिए कि योगी सरकार और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी नाकामयाब मुख्यमंत्री। पहले एक बार बोल दीजिए कि गोली चली भीड़ से, पत्थरबाज आए, कहां से आए ये बोल दीजिए। अरे सुन, और सैयद जवाद, इतनी आपने जो ज्ञान की बातें 1.5 मिनट बोली हैं, जरा बोल दीजिए ना ये कि फिर जो दो पकड़े गए हैं बहुत सही पकड़े गए हैं, पुलिस पर गोली चला रहे थे, बोलिए जरा पहले। अभी बोल दे रहा हूँ। देखिए, 2 गुजरात के लोग देश को लूट रहे हैं। अब आप गुजरात चले गए? ना ना, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। किस संभल की बात करूंगा, अभी अपनी बात आ गई तो आप चले गए गुजरात में, चले गए गुजरात पर डिबेट कर रहा हूँ। पूरे देश को लूट रहे हैं, गुजरात में डिबेट कर रहा हूँ मैं। सारे गुजराती ऐसे नहीं है। गुजरात पर डिबेट कर रहा हूँ मैं। अरे सारे गुजराती ऐसे नहीं है। दानिश भाई ने पर्सनल ले लिया, दानिश भाई ने पर्सनल ले लिया, गुजरात से आते हैं तो दानिश भाई ने पर्सनल ले लिया। मत इस तरीके से बोला करिए। मैं आ रहा हूं सुजाता, जवाब भाई रुक जाइए। सुजाता, मैंने सवाल की पत्थरबाजों की, गोलीबाजों की, पट्टे से भाग गए गुजरात। सैयद जवाद, देर भी नहीं लगी। देखिए, सिर्फ सैयद जमाल की बात नहीं है, बाकी लोग भी जो बैठे हुए हैं, आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप एक बार को भी 30 सेकंड छोड़िए, एक बार भी नहीं बोला कि संभल में जो मंदिरों के सबूत मिले हैं उस पे एक शब्द बोल देते। हाँ, जिनके सबूत नहीं मिले हैं कि प्रशासन ने गोली चलाई, उस पे बहुत बोल रहे हैं। क्योंकि पता है राकेश जी, इसके एपी सेंटर में क्या है? एपी सेंटर में है डर। क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि कुंदरकी हार गए, 65% मुसलमान वाले इलाके में 31 साल बाद कुंदरकी हार गए, 1 लाख से ज्यादा के डिफरेंस से हारे। उसके बाद में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, वहां पे भी हार गए। तो उनको पता है कि मिल्कीपुर भी हारेंगे, और मिल्कीपुर हारेंगे तो सबसे बड़ा बात क्या होगा पता है? जो पीडीए की बात हुई ना 2024 के आम चुनाव में, जिस तरह से सपा ने ज्यादा सीटें जीती, तो एक माहौल बनाया गया कि 27 में अखिलेश यादव सत्ता पे काबिज होंगे, तो वो सपना भी चकनाचूर हो जाता है। तो जैसा कि आप कह रहे थे इस डिबेट में कि ये सारी कवायद जो है घूम फिर के अपने हार का ठीकरा किसी पे बांधना है, तो ये हार का ठीकरा बांधने की तैयारी है। इसीलिए संभल पे कभी बात करते हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग पे बात करते हैं, कभी ऋषि मुनि पे भद्दी बातें करते हैं, कभी उसके बाद वक्फ बोर्ड पे पड़ जाते हैं, कभी यूसीसी पे बात करते हैं, पर ये बात बिल्कुल नहीं करते कि संभल में जो नरसंहार हुआ उस पे क्या हुआ।
जो संबल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ वो क्यों हुआ? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देते हैं संबल में मस्जिद को बचाने के लिए, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उल्लंघन हुआ संबल में, क्योंकि वहां पे मंदिर में पूजा हो रही थी, लेकिन मंदिर को बंद कर दिया नहीं गया। उससे अलग की बात है सुजाता पांडे, उससे अलग की बात है। जिस वर्शिप एक्ट की दुहाई सुजाता आज जो है अखिलेश यादव जी ने भी दी है, उसी वर्शिप एक्ट की दुहाई वक्फ बोर्ड के लिए नहीं दी जाती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड कह देता है कुंभ की जमीन हमारी है भाई, 55 बीघा जमीन, मेला हो रहा है, बड़ी दरिया दिली है, बड़ी दरिया दिली है, उस वर्शिप एक्ट की दुहाई नहीं दी जाती है। संबल में जितनी की संबल के शहर से ज्यादा की जमीन है, और वो 1900। अच्छा ठीक है, रुकिए, अब मैं फराज भाई के पास दोबारा जा रहा हूँ। 10 सेकंड। अच्छा बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। हाँ बोलिए 10 सेकंड बोलिए। का आरोप लगा है। 10 सेकंड। अरे बोलिए 10 सेकंड भाई बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव आयोग के पास अभी जब उपचुनाव हुए थे 22 से 23 कंप्लेन गई, चुनाव आयोग ने क्या करा? महाराष्ट्र के अंदर जो है कंप्लेन गई, चुनाव आयोग ने क्या करा? अरे भाई सैयद जवाब तो ये सब बातें यहाँ पर आप कहिए, लेकिन उससे पहले जाकर कोर्ट में चले जाइए। चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है हमारी, सर चले जाइए ना, उसके बाद यहाँ पर आकर आप कहेंगे कि शिकायत करेंगे तो बात भी समझ में आएगी। अभी मैं पूछूंगा कि कोर्ट आप गए तो आप कहेंगे कि नहीं गए, तो ऐसे नहीं चलता। चलिए रुक जाइए। अब फराज किद भाई रुक जाइए, रुकिए। एक और मुख्य सवाल है, आप योगी से मुकाबला नहीं कर पा रहे, इसलिए एक वोट बैंक के कंधे पर रखकर आप लोग निशाना साध रहे हैं। दूसरी बात है, आप ये कह रहे हैं कि भाई ऋषि साधु संत अकेले न जाओ, लेके जाओ योगी को। मतलब क्या है? कुछ भी बोल देना। कहां योगी को लेके जाओ, सुना दीजिए मुझे। आप क्या ये झूठ फैला रहे हैं? मैं कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा। सुना दीजिए। अरे अखिलेश यादव जी ने कहा भाई। अरे योगी का नाम लिया उन्होंने, सुना दीजिए। नाम नहीं लिया, मैं कहां कह रहा हूं कि नाम नहीं लिया। आप कह रहे हैं ना, आप झूठ फैला रहे हैं। मैं कहां कह रहा हूं कि नाम नहीं लिया। झूठ फैला रहे हैं। ये तो मेरा सवाल है कि आप निशाना साध रहे हैं योगी पर। कहा कि योगी को साथ लिए जाओ, तो किस पर कहा बताइए, किस पर कहा बताइए, आप पकड़े गए। किस पर कहा बताइए। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं लिया योगी का नाम, पकड़ा क्या गया? कोई झूठ बोलना है, घुमाना है क्या? मैं तो कह रहा हूँ मेरा सवाल है योगी को लेकर आपने निशाना साधा है। भारतीय अपने किसके लिए कहा? किसके लिए कहा? आप झूठ फैला, किसके लिए कहा? किसके लिए कहा? योगी का नाम कहाँ लिया? किसके लिए कहा? योगी जी का नाम कहाँ लिया? किसके लिए कहा? आप क्यों झूठ फैला रहे हैं? किसके लिए कहा? आप भ्रमित कर रहे हैं देश। किसके लिए कहा? अरे आपने पहले आप बोलिए कि आपने गलत बोला, आपने भ्रमित नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं कि अखिलेश यादव ने योगी का नाम नहीं लिया, इसमें क्या छिपाने वाली बात है? मैं तो कह रहा हूं, ये मेरा सवाल है कि बिना नाम लिए निशाना साधा है योगी पर। आप कहिए कि आप झूठ फैला रहे हैं। मैं क्यों झूठ फैला रहा हूं? मेरा सवाल है। एकदम नहीं। आप बताइए पहले, मैंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी फराज किद भाई। अखिलेश यादव ने योगी का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा सवाल है कि बिना नाम लिए निशाना साधा योगी पर। आप बताइए किसके लिए बोला? राकेश पांडे के लिए बोला। राकेश पांडे साधु हैं, संत हैं, भगवत चोला पहनकर बैठे हैं, यूपी की सत्ता चला रहे हैं, और राकेश पांडे वो काम कर रहे हैं। क्या गजब की बात है, कुछ भी बोल देना है। राकेश पांडे जी के लिए बोला। ये आपकी नफरत है फराज किद भाई, ये आपकी नफरत है। आपसे बहुत प्यार करते हैं भाई, आपसे बहुत प्यार है हमें। राकेश जी आपसे बहुत प्यार है। नहीं, मेरे लिए नहीं भाई, मेरे से आप प्यार रखिए या जो भी रखिए सर। अभी मैं जिस रोल में हूं उस रोल की बातचीत मैं कर रहा हूं। आप झूठ फैला रहे हैं। अरे मैं कहां झूठ फैला रहा हूं? किसके लिए बोला बताइए ना। रखिए, नहीं, एक मिनट जरा स्क्रीन पर फराज किद भाई, सिद्धार्थ और मुझे सिर्फ रखिए, 3 लोग को रखिए स्क्रीन पर, सिर्फ 3 लोग को स्क्रीन पर रखिए। और फराज किद भाई मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप बताइए किसके लिए बोला? राकेश पांडे के लिए बोला। क्यों राकेश पांडे के लिए बोला भाई? राकेश पांडे साधु संत हैं, भगवा पहनते हैं। लव यू अ लॉट। राकेश जी आपसे बहुत मोहब्बत। अरे गजब बात है, आप जवाब ही नहीं देना। ये दिखा रहा है फराज किद भाई, ये सिद्धार्थ यादव दिखा रहा है कि योगी के लिए ही बोला गया। ये दिखा रहा है कि नफरत की सियासत है सिद्धार्थ यादव। इसलिए बोला, अरे सुन लिए सर, इसलिए बोला कि राकेश पांडे जी आगे से टेलीविजन। ठीक है सर, रुक जाइए, रुकिए सिद्धार्थ यादव प्लीज। फराज भाई थोड़ा सा समय कम है, रुक जाइए आप। सिद्धार्थ यादव देखिए, ये फिराज किदवई जी इतने बिलबिलाए हुए इसलिए हैं क्योंकि आपने इनको घुंडी से पकड़ लिया। अब उनने साफ बोला है, ये भी जानते हैं, इनके नेता ने बोला है, कह रहे बहुत साधु संत आ रहे हैं, आपने साथ वाले को ले जाइए, ये साथ वाले आपके यहाँ पे ना अपना काम कर पा रहे ना दूसरा काम कर पा रहे, वापस साफ बोला है। ये जानते हैं फिराज किदवई भी, ये जानते हैं अखिलेश यादव भी, ये जानते हैं कि पत्रकार जो वहां बैठा था, पता सबको है। पर फिराज किदवई कैसे बोल देंगे
नेता पता नहीं क्या बोल जाते हैं, टीवी पे आकर क्या डिफेंड करना पड़ता है, उसके बाद क्या हो। पर नफरत मात्र योगी से नहीं है, योगी से तो होगी, धूल चटा रखी है, 2 बार चुनाव हरा दिया, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे लगातार रहने वाले मुख्यमंत्री हो गए। पर नफरत एक भगवादारी जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है, जिसको प्रदेश की जनता ने जिम्मेदारी दी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।